हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसके बारे में। ओके, आपका सीटेट जनवरी 2024 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं लाइक आत्मसात्करण है, समायोजन है, सौम्यधारण, ठीक है, स्कीम्स, स्कीमा, इन चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए फिर जो इन्होंने स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की, उन स्टेजेस को समझते हुए और इस क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली ये सिद्धांत पढ़ने के बाद आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीन पियाजे, सबसे पहले एक जनरल चीज़ पे चलते हैं। देखिए, जो जीन पियाजे हैं, हालांकि आपसे सीटेट में इनका जन्म नहीं पूछेगा, ये कहाँ के निवासी थे ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर टॉपिक है तो हम आपको बताते चले। जीन पियाजे का जो जन्म था वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी में हुआ था, 9 अगस्त 1896 को। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है टेट एग्जाम में पूछ ले। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ये भी बात आपसे टेट में पूछ सकता है, यहाँ सी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। अब इससे आगे जो चीज़ें हैं वो ठीक से पढ़िएगा। ये एक जीव वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक थे, ये जीव वैज्ञानिक भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। इनके सिद्धांत का जो नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। चूंकि इन्होंने अलग अलग स्टेजेस में डेवलपमेंट को बताया है, इसलिए इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा गया है। तो आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहिए, विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत कहिए, इनके सिद्धांत के ही नाम है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें, इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने यह बताया है कि किस तरीके से बालक का जो संज्ञान है, जो उसका मस्तिष्क है, वो कैसे धीरे धीरे डेवलप होता जाता है, कैसे धीरे धीरे बालक चीज़ों को सीखता समझता जाता है। इसी कारण इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि इसमें हमारा संज्ञान, हमारा मस्तिष्क डेवलप करता है। पियाजे ने मुख्यतः बालक के मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मानसिक विकास, किस तरीके से बालक का मेंटल डेवलपमेंट होता चला जाता है। एक शुरुआत में बच्चा जो चीज़ों को नहीं जानता है, फिर धीरे धीरे सीखने लगता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है ना, और फिर एक दिन उसका पूर्ण तरीके से माइंड डेवलप हो जाता है। तो कैसे वो किस स्टेज में किस तरीके से डेवलप होता है, इसी पर इन्होंने बात की है। पियाजे कहते हैं जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, छोटा वैज्ञानिक होता है। क्यों? छोटे बच्चे को आप एक छोटा सा खिलौना दे दो, देखो कैसे उसको जहां जहां से खोलने लायक होगा उसको खोल देगा, फिर उसको जोड़ने का प्रयास करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा, फिर उसको बनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे ने। पियाजे ने अपना जो अध्ययन है वह अपने ही 3 संतानों का परीक्षण करते हुए आरंभ किया था। ये जो इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत दिया है, इसमें क्या किया कि इन्होंने पहले अपने ही 3 बालकों पर टेस्ट किया, परीक्षण किया और अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस शुरुआत के क्रम में इन्होंने आगे अन्य बच्चों पर भी अध्ययन किया था। देखिए क्या कहते हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए पियाजे ने कहा, संज्ञान यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आने पर, जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, अर्जित करता जाता है। संज्ञान जो है प्राणी का वो ज्ञान है जिसे वो वातावरण के संपर्क में आने पर अर्जित करता है, आने पर प्राप्त करता है। आप जिस प्रकार के एटमॉस्फेयर में जाएंगे आपको वहां का उसी तरीके का नॉलेज मिलेगा। ये ज्ञान वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए अति आवश्यक है। यदि आपके पास सही ज्ञान है तो आप वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा कहा है जीन पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जन्म के समय बालकों में केवल प्राकृतिक क्षमता रहती है,
आयु एवं परिपक्वता के साथ साथ जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बालक मैच्योर होता जाता है, उसके अंदर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास होता रहता है। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क डेवलप होता रहता है, वो चीज़ों को करीब से जानने का प्रयास करता है और फिर धीरे धीरे उसको जानता भी है। पियाजे ने प्राणी के संज्ञान, उसके ज्ञान, मस्तिष्क को उसकी जन्मजात संरचना एवं अनुभवों की अंतरक्रिया का परिणाम कहा है, यानी कि उसकी जो जन्मजात संरचना है और फिर जो उसने एक्सपीरियंस गेन किया, जो उसका अनुभव है, उसके बीच जो अंतरक्रिया है वही उसका संज्ञान है। ठीक है, वही उसका ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है इसमें कुछ 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहला आपका अनुकूलन होता है, दूसरा सौम्यधारण होता है, तीसरा स्कीम से, चौथा स्कीमा है। अब इनको अगर आप समझ ले गए इट मीन्स कि आपने सिद्धांत को समझ लिया। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसा वातावरण है हम वैसे ही बन गए, जैसा समाज है हम भी वैसे ही बन गए। हमने भी समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। अगर ना ढालते तो हमें समाज बाहर कर देता। अगर हम अपना कुछ नया वहाँ जो है कि डालने की, रखने की या लोगों के समक्ष कहने का अगर हम साहस करते तो समाज हमें अलग कर देता। इसलिए जैसे समाज था वैसे हम भी बन गए। ये हो गया अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य, वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इसी को तो अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन प्रक्रिया की 2 उप प्रक्रियाएं भी होती हैं। एक इसमें आता है एसिमिलेशन, दूसरा आता है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। अब आत्मसात्करण क्या है, आइए इसको समझते हैं। आत्मसात्करण पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी कि जो ज्ञान आपको पहले से है उसी में नया ज्ञान आपने जोड़ दिया, इसको आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे कोई बालक है, उसको ये डॉग के बारे में बताया गया कि देखिए ये इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, इसके इस तरीके के कान होते हैं और ये काला है, ये डॉग है। ऐसा ऐसा बच्चे को बताया गया कि ये डॉग है। कुछ दिन बाद बालक को इस तरीके का डॉगी दिखाई देता है। वो देखता है कि इसके भी 4 पैर है, इसकी भी पूंछ है, इसके भी कान है, लेकिन ये वाइट है। तो जरूरी नहीं कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है। ये भी भौंक रहा था, ये भी भौंकता है, इसका मतलब ये भी डॉग ही है, ये भी कुत्ता ही है। ऐसा बालक कैसे समझ गया? क्योंकि उसको पहले से कुत्ते के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब उसने दूसरे कुत्ते को देखा तो उसने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, यही आत्मसात्करण है। यहाँ बच्चे ने समझ लिया कि जरूरी नहीं कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है, भूरे कलर का भी हो सकता है ना, और वाइट भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ बालक ने जोड़ दिया। फिर आता है समायोजन। समायोजन ये होता है पूर्व अनुभव में जो एक्सपीरियंस आपको पहले से है उसमें परिवर्तन करके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, उसमें आपने कुछ चेंज किया, उसमें आपने कुछ बदल दिया। जो ऊपर आत्मसात्करण कर रहे थे वहाँ पे चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप चेंज करेंगे। वातावरण के साथ, पूर्व अनुभव में वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, पूर्व अनुभव में परिवर्तन करके, चेंजेस करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही तो समायोजन कहलाता है। जैसे अब बच्चे ने बिल्ली देखी, अब बच्चे ने बिल्ली देख करके क्या कहा कि यार 4 पैर इसके भी हैं, पूंछ इसकी भी है, लेकिन इसके तो कान बड़े छोटे छोटे हैं और एकदम ऊपर की तरफ खड़े हैं। ओके, और ये क्या कर रही है, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। वो जो जानवर था वो हमने देखा था भौंक रहे हैं, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये कुत्ता नहीं है, ये कोई दूसरा जानवर है, ये बिल्ली है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पूर्व अनुभव में चेंजेस किए कि वो जो जानवर था हमने देखा था कुत्ता, वो भौंक रहा था, ये म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो इसका मतलब ये दूसरा जानवर है, ये क्या है, ये बिल्ली है। तो वातावरण के साथ उसने तालमेल बैठाया, इसी को समायोजन कहते हैं। अब आता है सौम्यधारण, जिसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जो इक्विलिब्रेशन होता है इसका कॉन्सेप्ट अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है।
अनुकूलन का कॉन्सेप्ट क्या था? अनुकूलन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये था कि जिस प्रकार का वातावरण है हम भी वैसे ही बन जाते हैं। ओके, इसमें दो चीजें आती हैं, आत्मसातकरण और समायोजन भी आता है। तो यहाँ पे अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बीच एक संतुलन कायम करता है। समायोजन और आत्मसातकरण उन दोनों के बीच यहाँ पे संतुलन कायम करता है। जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति ऐसी समस्या उसने कभी महसूस नहीं की, ना उसके सामने आई, जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। भाई हम आप लोग हैं, हमारे सामने जब भी कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे दिमाग में उथल पुथल मच जाती है कि यार ये तो नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये कैसे सॉल्व होगी। फिर उसको दूर करने के लिए या जिसे संतुलन में लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या फिर दोनों ही प्रक्रियाएं करना आरंभ कर देता है। यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है कि अनुकूलन, इसमें अनुकूलन के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। यहाँ पे बालक या तो आत्मसातकरण करता है, पूर्व ज्ञान को नए के साथ जोड़ता है, या फिर पूर्व ज्ञान में कुछ चेंजेस करता है, या फिर ये दोनों ही प्रक्रियाएं अपनाने का प्रयास करता है। आत्मसातकरण और समायोजन ये दोनों ही तरीके अपनाने का प्रयास करता है ताकि वो एक संतुलन कायम कर सके। ठीक है, दोनों ही प्रक्रियाएं करना आरंभ कर देता है। फिर आता है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। बालक के मानसिक संगठन, जो उसका मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं को ही संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जो उसकी मेंटल क्षमता होती, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है। मान लीजिए इसको स्कूल से ऐसा होमवर्क मिल गया है कि इसका दिमाग हिल गया है, तो ये यहाँ पे मानसिक संक्रिया कर रहा है। यानी कि जो होमवर्क दिया गया है अब ये उस पर क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे ये मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाएगा। फिर आता है आपका स्कीम्स। व्यवहारों के संगठित पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न को आसानी से दोहराया जा सकता है। कैसे आसानी से दोहराया जा सकता है? जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपनी कॉपी किताब वर्ग रूटीन के अनुसार बैग में रखता है कि आज हमारा ये फ्राइडे है, आज सैटरडे है, आज हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और सैटरडे है तो ये स्कूल ड्रेस पहन करके जानी होगी, ये शूज़ पहन करके जाने होंगे, तब व्यवहार के ये सभी संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे बालक धीरे धीरे सीख जाता है कि उसको कौन से डे कौन सी बुक्स लेकर के जानी है, कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, कौन से शूज़ पहन करके जाने हैं, ये स्कीम्स के अंतर्गत आता है। ये उसका जो व्यवहार है, व्यवहार के ये सभी जो संगठित पैटर्न्स हैं इनको स्कीम्स कहा जाता है। स्कीमा जो होता है, बालक के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है, स्कीमा यानी कि जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करता है, एक नई धारणा बनाता है, इसी को स्कीमा कहा जाता है। तो इस तरीके से इनके ये जो कॉन्सेप्ट थे 4 ये कंप्लीट हुए। अब जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने, पहली अवस्था जो इन्होंने 2 साल तक, 0 से 2 साल तक की बताई है, दूसरी है 2 से 7 साल तक अवस्था, तीसरी है 7 से 11, चौथी जो है वो 11 से प्लस मान के चलिए या फिर 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, ये इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। अब इन 4 स्टेजेस में सबसे पहले आती है आपकी संवेदी पेशी अवस्था। इसको आप इंग्लिश में याद रखें, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक की होती है, लेकिन इसमें 6 उपावस्थाएं भी होती हैं। इस अवस्था में शिशुओं का विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। कौन कौन? पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, जो सिर्फ 0 से 30 दिन, यहाँ पे बालक 1 महीने का होता है। जो 1 महीने का बालक है उसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक का चूसना, रोना और जो अन्य शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं बालक सिर्फ इतना ही करता है। फिर आता है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 महीने का बालक है। इस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण और समंजन करना सीख जाता है। फिर आता है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जहाँ पे बालक 4 से 8 महीने का है।
8 महीने का जब बालक हो जाता है तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ों को धीरे धीरे सीखने लगता है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है। जो चीज़ें हैं उनको उलटना पलटना शुरू कर देता है, मतलब उनको पकड़ने की कोशिश करता है। जानबूझकर ऐसी अनुक्रियाओं को दोहराता है जो उसे सुनने या करने में मज़ेदार लगे, मनोरंजक लगे, रोचक लगे, ऐसे काम वो करना शुरू कर देता है। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था जो है, इस अवस्था में बालक उद्देश्य और उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे अगर कोई खिलौना बालक का छिपा दिया गया है तो वो उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटा करके खोज करता है। समझिए, यहाँ पे जो खिलौना है वो उसका उद्देश्य है, ठीक है। अब वो उद्देश्य तक कैसे पहुँचे, उस खिलौने को वो कैसे पाए, जो उसको पाने के साधन हैं, अब वो खिलौना और उनके जो साधन हैं ढूंढने के, उनमें अंतर करना शुरू कर देगा। भाई खिलौना कहीं छिपा दिया गया है तो बालक वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा, जो चीज़ें हैं उनको हटाएगा, है ना। शिशु वयस्कों के द्वारा किए जाने वाले जो काम है उनका भी अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, नकल करना शुरू कर देता है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो 12 से 18 महीने की होती है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास और त्रुटि के विधि से सीखने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ बच्चा प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर गलती करेगा, ये सब क्रिया यहाँ पे बालक शुरू कर देता है जो 1.5 साल का बालक हो गया है। मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये जो है छठी उपावस्था है इसकी। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण भी यहाँ पे आ चुका होता है, क्योंकि बालक 2 साल का हो गया है। दूसरी जो स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था कहा गया है। जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें पहली अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की है, जिसको प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था कहा गया है। दूसरा अंतर्दर्शी काल है, जिसको 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। अब जो हमारी 2 से 4 साल की अवस्था है, इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है, यानी कि शाइनिफाइड साइन एंड सिंबल्स, और माँ की आवाज़ से माँ की प्रतिमा बालक के अंदर बन जाती है। सूचकता का अर्थ समझता है और अपने प्रत्येक कार्य में प्रयोग भी करता है। अनुकरण और खेल के द्वारा बालक यहाँ पे सीखता है, नकल करके सीखता है। ओके, फिर जो 4 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, यहाँ बालक जो है भाषा चिंतन और तर्क का विकास बालक में होने लगता है। गणितीय संक्रियाएं, यानी कि गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेता है, और उसमें छिपे जो नियम है उनको वो लगभग नहीं समझता। तर्क क्रमबद्ध नहीं होते, उनके तर्क एक सीक्वेंस में नहीं होते, पलटावी गुण नहीं होता, अर्थात 2 गुणित 2 4 जानता है, लेकिन 4 डिवाइड बाई 2 बराबर 2 कैसे आया, ये चीज़ यहाँ बालक नहीं समझता। इस आयु काल में बालक को घटनाओं एवं वस्तुओं के अर्थ का ज्ञान हो जाता है और प्रतिमाओं का अंतःकरण प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक स्वकेंद्रित एवं स्वार्थी न रह करके दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि इस अवस्था के अंत तक, जब ये इसका अंत होता है, तो यहाँ पे बालक स्वकेंद्रित और स्वार्थी नहीं रहता, बल्कि दूसरों से संपर्क स्थापित करता है। स्वार्थी मतलब यहाँ सिर्फ अपना भला नहीं चाहता, वो दूसरों के साथ भी कनेक्ट होता है, उनका भी सहयोग करता है। ठीक है, इस दौरान नई सूचनाएं एवं अनुभव ग्रहण करता है। इस अवस्था में भाषा का विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है, सिंबल्स के माध्यम से होता है। बालक सामाजिक व्यवहार को खेल और अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। समाज में कैसे एक दूसरे की हेल्प की जाती है ना, इस व्यवहार को वो कैसे खेल के माध्यम से उनका अनुकरण करके ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक कल्पना करना तो शुरू कर देता है, इमेजिनेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अभी वो तार्किक चिंतन करने में असमर्थ रहता है, तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, इमेजिनेशन तो शुरू हो जाती है। इस कारण इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। किस अवस्था को? ये जो हमारी 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि तीसरी स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। पहली क्रिया के अंतर्गत समाज में वो प्रमुख बनकर रहना चाहता है कि भैया हम समाज में मेन आदमी हैं, हमारी सब लोग रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और दूसरी स्टेज वातावरण की अनेक घटनाओं में अपने लिए उपयुक्त घटना चुनकर
उसके साथ समायोजित होता है। उनमें तर्क और चिंतन करने की क्षमता अब प्रकट हो रही है, क्योंकि भैया बच्चा 7 से 11 साल तक का हो रहा है। वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये क्या चाह रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, वो थोड़ा बहुत समझने लगता है। ठीक है, किसी कार्य को करने से उसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसा सोचना और चिंतन करना वो प्रारंभ कर देता है। वो समझने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको करने से मेरा क्या नुकसान होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, ये चीजें बालक यहाँ समझने लगता है, क्योंकि बालक यहाँ 11 साल का हो रहा है। अब आती है लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 साल तक की। ये अवस्था संज्ञान यानी कि मेंटल डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज होती है, जो 11 वर्ष के बाद प्रारंभ होती है। 11 वर्ष, इसको प्लस भी कर सकते हैं हम, 11 वर्ष से यानी कि 15 वर्ष तक भी मान सकते हैं। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है। उसमें जो है बड़ी जल्दी जो है लचीलापन आता है, कभी ये सोचते हैं कभी वो सोचते हैं, और प्रभावी भी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, वो सीक्वेंस से जो है चिंतन करते हैं। अब वे किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर और चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। किसी भी समस्या का सॉल्यूशन पहले अपने दिमाग में कर लेते हैं, फिर उसको फिजिकली अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे को डिस्कस कर लिया है। वाइगोत्स्की पहले ही पढ़ चुके हैं, तो क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उनको लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।